बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे जो हमारे कल के टेस्ट में आए थे। तो बाकी के क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। अ मैन हैज़ अ नंबर ऑफ डक कॉस्टिंग ₹100 ईच। अब इस लाइन का मतलब ये है कि एक आदमी है जिसके पास बत्तख हैं जिसकी कॉस्टिंग है 100 रुपये हर एक की। एक बात पे आपने गौर करना है, वो जो कह रहा है ना, अ मैन हैज़ अ नंबर, ये जो नंबर पे गौर करें, ये क्वांटिटी बता रहा है डक की जो कि पता नहीं है। तो जब हमें कोई चीज़ पता नहीं होती है ना, तो हम उसको एक्स लेते हैं। खैर, ये तो जब सोल्यूशन करेंगे तो तब मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी मैं आपको सवाल समझा रहा हूँ कि एक आदमी है, पता नहीं, उसको पता नहीं है कितने उसके पास जो है ना बत्तख हैं, बट वो नंबर मालूम करना है कि कितने बत्तख है ना। तो डक कॉस्टिंग 100 ईच, और हर एक की कीमत जो है वो 100 रुपये। एंड 3 टाइम्स एज मैनी चिकन कॉस्टिंग, उसके जितनी भी डक्स है ना, जितनी भी बत्तख उस आदमी के पास होंगे ना, उसको 3 गुना करोगे तो मुर्गियां उसके पास बनती हैं ना, चिकन। 3 टाइम्स ज़्यादा चिकन उसके पास है जिसकी कॉस्टिंग है 60 ईच, यानी हर एक की कीमत होगी 60 पे। ठीक है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ डक एंड चिकन, अगर आप दोनों को मिला दोगे ना, यानी कि डक की कीमत 100 रुपये के हिसाब से जितनी भी डक है उसके पास उसको, और 60 के हिसाब से 3 टाइम्स ज़्यादा डक से चिकन है, उन दोनों की कॉस्ट को मिला दोगे तो बनेगा 4200। फाइंड द नंबर ऑफ चिकन द मैन हैज़, ये बताएं कि आपके पास, उस आदमी के पास कितनी चिकन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आइए इसका सोल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि जो आपके पास नंबर, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें वो ये कह रहा है द नंबर ऑफ डक। द नंबर ऑफ डक है ना, उसका मतलब है, द नंबर ऑफ डक मतलब उसके पास कितनी डक है, एक्स डक है, उसको पता तो नहीं है। तो द नंबर ऑफ डक का मतलब होगा एक्स। ठीक है। ईच कॉस्टिंग, ईच ईच कॉस्टिंग ईच कॉस्टिंग आपके पास, यानी हर एक कितने का है, 100 रुपये का डक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। आप एक्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से, तो आपके पास क्या आएगा, 100x। ठीक हो गया। यानी आपके पास जितनी भी आपके पास डक होंगी, एक्स डक है, जितनी भी डक्स होंगी उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो टोटल कीमत आ जाएगी। ये हो गया पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है कि जो मैन है उसके पास 3 टाइम्स ज़्यादा चिकन है। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे 3x। मैं अब डायरेक्ट कर देता हूँ, ये मैं नहीं लिखता आपके लिए, वर्ड प्रॉब्लम नहीं लिखता, इसको वर्ड प्रॉब्लम नहीं बनाता, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। देखिए, x जो था वो नंबर है जो उसके पास डक थी, और हर एक की कीमत थी 100। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100x। ये वही बात हो गई ना, 12 रुपये का अंडा है, तो आपके पास जो है ना 10 अंडे कितने होंगे, तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 120। तो यही बात है कि अगर एक डक जो है 100 रुपये की है और आपके पास कितनी डक है, एक्स डक है, तो 100 को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल आ जाएंगी कि कितनी कीमत है डक की। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी इन्फॉर्मेशन थी, चिकन थे हमारे पास 3 टाइम, और हर एक की कीमत थी 60 रुपये। ठीक है। हर एक चिकन था वो 60 रुपये का था। सवाल में आप देखिएगा, सवाल को सामने रखिए, और उसके बाद जो है 3x जो है आपके पास चिकन है, 3 को आप 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 18। 3 6 18, और ये जो जीरो बचा हुआ है इसको जीरो आगे लगा देंगे। 3 6 18 और जीरो 180। इसका मतलब ये हो गया कि जो उसके पास, अच्छा साथ में एक्स है ना, साथ में एक्स भी आएगा। 180 को जब एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल चिकन की कॉस्ट आ जाएगी, और 100 को मल्टीप्लाई करोगे एक्स से तो टोटल डक की कॉस्ट आ जाएगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि उसने कहा है कि अगर इन दोनों का सम, यानी इन दोनों का टोटल जो है, टोटल आपके पास बनता है 4200। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का टोटल करने के लिए दोनों को जमा कर दोगे। आप 100 को जमा कर दोगे, 100x को 180x के साथ जमा कर दोगे, यानी टोटल जो है वो था 4200 ना। इन दोनों को आप जमा कर दोगे तो ये आएगा 280। इन दोनों को ऐड करने पे आएगा 280x इज इक्वल टू 4200। ये सवाल में गिवन है 4200। 4200 वो है कि दोनों को अगर टोटल करें तो कितना बनता है, तो 4200 बनता है, उसने दिया हुआ था। तो आपने ये बताना है कि मैन के पास चिकन कितनी है। तो आपने इन दोनों को जमा करके 4200 कर दिया, इन दोनों को जमा किया, 280 आ गया। 280 से आपने इसको काटना है, देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच गया 228 और 420। 28 वन ज़ा 28, और 28 का टेबल आप पढ़ेंगे 15 तक, तो आपके पास आएगा 420। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो x की वैल्यू आ गई आपके पास वो आ गई है 15। x की वैल्यू 15 आ गई है आपके पास। देन अब आपने क्या करना है, आपके पास आपने मालूम करना है मैन का ना, जिसके पास चिकन थी। चिकन कितनी थी, चिकन थी 3 टाइम्स।
चिकन 3 टाइम्स थी ज़्यादा, तो x की वैल्यू आ गई है 15। तो आप x की जगह पे 15 को पुट करेंगे, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 45। तो जो आदमी के पास चिकन थी वो 45 थी, तो आपके पास 45 वाला जो आंसर है वो करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको जो है पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे वीडियोस, और आपकी तैयारी भी करवाई जाएगी इंशाल्लाह। अब तो आइडिया भी हो गया है कि आप लोगों को कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं हम। इफ़ 10% इज़ डिडक्टेड फ्रॉम अ बिल, बिल में से अगर 10% डिडक्ट कर लिए जाएँ, ₹585 रिमेंस और 585 रिमेंस हों, बच जाएँ तो पेड करने के लिए, हाउ मच इज़ द बिल, तो बताइए बिल कितना होगा। आपने टोटल बिल बताना है कि टोटल बिल कितना बना जिसका 10% जो है उसमें डिडक्ट भी हुआ है। अब इसके लिए आपको सोल्यूशन देखना पड़ेगा। मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ कि ये आंसर कैसे आएगा इसका। तो यहाँ पर करना ये है कि उसने कहा है कि कितना बिल है टोटल ना, तो सबसे पहले बिल मालूम नहीं है तो वो होगा x, ठीक है। अब उसने बिल में से डिडक्शन की 10% की, तो यहाँ पर हम डिडक्शन का माइनस लगा देंगे जो 10% हुई है, और आगे लिख देंगे 10%। अब ये आपने लिखना है 10% किस में से कटा है, 10% कटा है बिल में से, तो आप लिखेंगे 10% ऑफ x, यानी x यानी बिल का 10% कटा है, ठीक है। ये बिल है टोटल, बिल में से माइनस हुआ है 10%। 10% किसका, इसका। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, बिल में से माइनस हुआ 10% ऑफ बिल यानी x यानी बिल, वो जो बाकी अमाउंट बच गई वो थी 585। अब आपने बस इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए सिंप्लीफाइड जो परसेंटेज का साइन होता है उसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, और ये जो ऑफ है, ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा x, और आपके पास है 585। जब आप देखें 0 से 0 को कैंसिल कर दें, ठीक है। अगर आपको 1/10 नहीं पता तो आप इसको रफ वर्क में इस तरीके से कर सकते हैं कि देखें ऊपर जो 1 है, 1 डिवाइड के अंदर आएगा, और नीचे 10 है, 10 जो है ना वो बाहर आ जाएगा। अब देखें 10 जो है बड़ा है, 1 जो है ना छोटा है, तो हम क्या करते हैं पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, और आप जानते हैं पॉइंट से पहले 0 होता है। तो 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, तो इस तरीके से आपके पास जो ऊपर आ जाता है 0.1, तो 0.1 जो है वो आपके पास आ जाता है इसका सोल्व करके। तो यहाँ पर भी यही आ गया आपके पास 0.1x। समझ में आया। देखो 10% 100 डिवाइड हुआ, 0 से 0 कट गया, 1 को हमने डिवाइड में डाला, 10 को बाहर रखा, और इस तरीके से सोल्व किया तो हमारे पास 0.1 आ गया। तो 0.1x से मल्टीप्लाई हुआ, 0.1 आ गया, इज इक्वल टू 585। ये आपके पास जो है ना ये एक x है, और ये भी आपके पास x है, ठीक है। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे ना, देखिए x के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 में से माइनस होगा 0.1। जब 1 में से 0.1 माइनस होगा तो आपके पास आएगा 0.9, तो आपके पास आएगा 0.9x इज इक्वल टू 585। अब ये जो 0.9x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाके इसके साथ डिवाइड करेगा। जब इसके साथ डिवाइड करेगा तो आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा, और इसको जब आपने डिवाइड करवाना है तो डिवाइड करवा के आपके पास आंसर आएगा 650 आपके पास आंसर आएगा। आपने इसी तरीके से आपने डिवाइड करवाना है इसको। अगर आपको इस तरह का डिवीज़न नहीं आता है, अगर आप सीखना चाहते हैं कि इस तरह के अगर नंबर आ जाएं, ऑफ कोर्स नंबर तो आएंगे, ऑफ कोर्स एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल तो आएंगे, तो आपका ये डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एटलीस्ट। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूँ, मुझे कमेंट करके आप मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, एक अलग से वीडियो डिवाइड और मल्टीप्लाई में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपका राइट आंसर है 650। गाइस थोड़ा सा आप लोगों को समझने में परेशानी हो रही होगी क्योंकि पीछे शोर बहुत है, जिसकी वजह से वीडियो भी बनानी है, बट कराची के हालात, लाइट्स वगैरह, ये वो जनरेटर की आवाज़। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 13, अ मैन नॉर्मली टेक्स 5 hours टू ट्रैवल एट द सर्टेन फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। एक आदमी है जो सिटी ए और सिटी ए से सिटी बी की तरफ जाता है, तो वो नॉर्मली, अगर नॉर्मल स्पीड हो ना, स्पीड गिवन नहीं है, नॉर्मली स्पीड अगर हो तो 5 घंटे में वो ट्रैवल करता है, ठीक है, 5 घंटे में सफ़र करता है। वन डे, एक दिन ही इंक्रीज़ हिज स्पीड, एक दिन उसको पता नहीं क्या याद आ गया, वो उसने क्या किया, मोबाइल का चार्जर घर पे भूल गया होगा, उसने क्या कर अपनी स्पीड बढ़ा दी 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड फाइंड दैट द जर्नी फ्रॉम ए टू बी टेक्स हाफ एन आवर लेस दैन द नॉर्मल टाइम, फाइंड द नॉर्मल स्पीड। अच्छा सवाल समझ लेते हैं भाई। जब वो नॉर्मल स्पीड से जा रहा था तो उसको 5 घंटे लगे। जब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई 4 किलोमीटर, एक दिन उसने अपनी स्पीड बढ़ाई 4 किलोमीटर घंटे, ठीक है, तो क्या हुआ कि वो जितना नॉर्मल टाइम में पहुंचता था ना, उससे आधा घंटा पहले पहुंच गया। अगर वो 5 घंटे में पहुंचता था तो आधा घंटा 5 घंटे में से निकाल दो तो 4.5 घंटे बनते, तो 4.5 घंटे में वो जो है घर पहुंचा, यानी ए से बी तक पहुंचा, ठीक है।
तो आपने अच्छा हुआ क्या कि वो आधा घंटा पहले पहुंचा ना, तो उसमें आपने मालूम करना है कि उसका जो है नॉर्मल स्पीड क्या थी। ठीक है, स्पीड बढ़ाकर तो 4 दी हुई है, लेकिन नॉर्मल स्पीड उसकी क्या है, आपने वो नॉर्मल स्पीड फाइंड करनी है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि सोल्यूशन में आपको ये सवाल ज़रूर समझ में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैट्रिक का जो आपने मैट्रिक में फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड का, वो फॉर्मूला था स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको याद होगा वेलोसिटी का और इस तरह स्पीड का हम फार्मूला पढ़ते थे। तो इसमें करना ये है कि एक नया फार्मूला जनरेट करना है। हमने फार्मूला जनरेट करना है डिस्टेंस इज़ इक्वल टू ये जो स्पीड है ना, स्पीड, ये टाइम आप देखें डिस्टेंस के नीचे टाइम क्या हो रहा है, डिवाइड, ये वहाँ जाके स्पीड के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो टी को वहाँ ले जाएंगे हम, स्पीड के पास वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। ये वाला फार्मूला आपने लगाना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। मैट्रिक के बिहाफ पे टेस्ट बनेगा तो हमें मैट्रिक के ही फार्मूलाज को इस्तेमाल करना होगा। ओके तो अब यहाँ पर आपके पास जो ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस की तो बात नहीं की गई, डिस्टेंस को हम रखते हैं यहाँ पे होल्ड करके। स्पीड आपको नॉर्मल स्पीड दी हुई है, लेट्स एज्यूम करें वो जो नॉर्मल स्पीड थी आपको गिवन नहीं है तो आप उसको एक्स ले लें। जो चीज़ आपको गिवन नहीं होती है तो आप उसको एक्स ले लेते हैं। टाइम आपको गिवन है, टाइम आपके पास है 5, टाइम आपके पास है 5 घंटे का। ठीक है, तो 5 घंटे का टाइम आपके पास है, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 5 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 5x। ठीक है, इसके साथ एक कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर वो स्पीड बढ़ा दी जाए तो आधा घंटा जो है वो पहले पहुंचेगा। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए एक अगली कंडीशन में हम जाएंगे। पहली बात तो ये कि जो नॉर्मल स्पीड थी वो कितनी थी, x थी। उसके बाद उसने स्पीड बढ़ाई 4 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड नॉर्मल स्पीड में जमा हो जाएगी ना, पहले जितनी स्पीड थी उसमें थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा दोगे तो उसमें ऐड ही होगी। तो ये इसमें जमा हो गई स्पीड, ये बन गया x + 4। ये दोनों स्पीड हैं, हमें क्योंकि नॉर्मल स्पीड फाइंड करनी है, हमें मालूम नहीं है तो हमने x लिया हुआ है ना। तो x थी नॉर्मल स्पीड, ये आपने स्पीड बढ़ाई है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर जो है आधा घंटा पहले पहुँचा है। वो आधा घंटा पहले पहुँचने का मतलब है 5 घंटे में से आधा घंटे निकाल दोगे तो 4.5 घंटे। तो 4.5 घंटे को आप मल्टीप्लाई करवाओगे 4.5 मतलब 4.5 घंटे। ठीक है, अब बस आपने इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। डिस्टेंस ये आपके पास नंबर 1 आप कह लें, इक्वेशन नंबर 1 कह लें इसको आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, इसको हमने कह दिया नंबर 1, ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा जब मैं इसको फाइनल करूँगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू ये 4.5, देखिए दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले ये x से मल्टीप्लाई होगा 4.5x प्लस जब ये 4.5 4 से मल्टीप्लाई होगा ना तो ये आपके पास आएगा 18। ठीक है, मैं कह चुका हूँ कि अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझनी अगर नहीं आती हैं, यानी कि मैनुअली मल्टीप्लाई करवाना नहीं आता, डेसिमल वगैरह, तो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह इस पर एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो ये जो आपके पास हो गई ना, ये मान लें कि इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो बाय कंपेयरिंग, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। जब आपके पास MCQs आता है आप इतनी डिटेल में करते नहीं हैं, जब आपको समझ में आ जाता है तो आप फटाफट कर लेते हैं, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा काम आप करते नहीं हैं। बट समझने के लिए तो आपको करना पड़ेगा ना ये सारा काम। तो करना ये है कि इक्वेशन 1 जो हमने नाम दिया है वो, और इक्वेशन 2 जिसको हमने नाम दिया है, उन दोनों को आप लिख लीजिए। इक्वेशन 1 आपके पास है डिस्टेंस इज इक्वल टू 5x, ये आपके पास है। इक्वेशन 2 आपके पास है डिस्टेंस इज इक्वल टू 4.5x प्लस 18। ठीक हो गया। यहाँ पर गौर करें, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इज इक्वल टू की दोनों की, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें दोनों में क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है। जब भी डिस्टेंस आता था तो हम क्या करते थे, हम इसको नेग्लिजिबल कर देते थे, मतलब हम इसको नहीं लिखेंगे, हम इसको हटा करके हम इन दोनों को लिख देंगे। यानी इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 5x, ये इसका जो 5x है राइट हैंड साइड वो बराबर हो जाएगी किसके, इसके राइट हैंड साइड से, वो है 4.5x प्लस 18। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है, अब करना ये है कि दोनों x को एक तरफ ले आएँ। यहाँ पर 5x मौजूद है, ये प्लस का 4.5x है, जब ये यहाँ पर आएगा ये माइनस का 4.5x हो जाएगा, और दूसरी साइड पे हो जाएगा इज इक्वल टू में बच जाएगा 18। अब इन दोनों को आपने माइनस करना है, तो आपके पास जब 5 में से 4.5 जाएगा तो आपके पास बचेगा 0.5x इज इक्वल टू 18। 0.5 को देन आपने क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके आपने 18 से डिवाइड करवा देना है। ठीक है, आप इसको डिवाइड करवा देंगे 18 को
0.5 से जब आप डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 36। तो आपका जो 36 आंसर है वो आपकी नॉर्मल स्पीड है कि वो नॉर्मल स्पीड से चल रहा था, वो 36 थी, तो ये आपका ऑप्शन 36 वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है विद अ पीक एवलेशन ऑफ 8,611 मीटर 28,251 फीट K2 डैश ऑफ द करक्रम रेंज। ये आपको मतलब एक नॉलेज का सवाल है, आपको ये याद करना है। इसका आंसर आपको मैं बताता हूँ। इसका आंसर जो है वो है आंसर डी माउंटेन इज़ द राइट आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने मौजूद है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स विड्थ। ठीक है, एरिया मालूम करना है जिसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है, यानी ट्वाइस माने डबल है उसकी विड्थ के, एंड हुज पैरामीटर इज़ इक्वल टू द दैट ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज़ 1। ठीक है, पैरामीटर जो है उसका जो है स्क्वायर का है जिसका एरिया 1 है। मैं आपको ये सोल्यूशन करके दिखाता हूँ, सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, 8/9। बट मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि वो कैसे करेक्ट है। तो सबसे पहले सवाल में मैं आपको ये बता देता हूँ, उसने स्क्वायर की बात की है। जो आपके पास स्क्वायर का बॉक्स होता है ना, उसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये उसने कहा कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया 1 है, मतलब 1 1 1 1 होगा। तो जब आप 1 सबको सॉल्व करेंगे, सम करेंगे, तो आपके पास आएगा 4। ठीक है, पहली बात तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये पैरामीटर की, ये इसका पैरामीटर है। तमाम एरिया को आपने जमा कर लिया तो आपके पास आ गया 4। पैरामीटर का जो फार्मूला है वो होता है पैरामीटर, सारे मैट्रिक के फार्मूला आते हैं। ठीक है, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस B। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, वो लेंथ के बारे में गिवन है कि जो आपके पास लेंथ है वो ट्वाइस है विड्थ के, यानी बराबर है 2 टाइम्स। अगर 2 बार ब्रेथ होगा यानी विड्थ 2 बार होगी तो वो लेंथ होगा। तो यानी L बराबर है किसके, 2B के। ये आपने सवाल में समझना है। लेंथ इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स यानी ट्वाइस विड्थ। तो यहाँ पैरामीटर जो है वो आपके पास यहाँ पे 4 है। पैरामीटर की जगह आ गया 4। देन आपके पास यहाँ पर L है। L की जगह आपको मैंने बताया कि सवाल में इंफॉर्मेशन दी हुई है, L की जगह आप 2B लिख सकते हैं। देन ये आपके पास B है। अब ये 1B है और ये 2 है, इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 3B। ठीक है, और यहाँ पे 4 है। 2 जो बाहर आपको नज़र आ रहा है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2 3 6, B इज़ इक्वल टू 4। अब ये 6 मल्टीप्लाई कर रहा है, ये जाके 4 के साथ डिवाइड करेगा 6, तो आपके पास कुछ ऐसे बन जाएगा। अब 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 2 4, 2 3 6। तो आपके पास जो B की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 2/3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। मालूम तो एरिया करना था ना, तो एरिया जो है वो उसका फार्मूला होता है L × B। ठीक है, एरिया का ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर आपके पास जो L है वो आपके पास है 2 टाइम B था, आपको याद होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2B। और यहाँ पर आपके पास जो B है, B की वैल्यू निकाली आपने, तो B आपने क्या करना है, इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। देखें, जब B से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा B²। ठीक है, ये जो B की वैल्यू गिवन थी ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये B इसकी जगह पे पुट कर देंगे, B की जगह पे इसकी वैल्यू को। ठीक है, 2/3 यहाँ पे पुट हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। और आप जो है इनका स्क्वायर ले लेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ जी। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 एंड 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, इस तरीके से। तो ये 2 जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 2 4 8, 8/9। ये आपके पास आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने मौजूद है। बहुत ही आसान सवाल है। इसमें हम क्या करते हैं, हम बिना सॉल्व किए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इफ़ A इज़ इक्वल टू द सम ऑफ B एंड C, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ B एंड C। ठीक है, अगर आपके पास A और B का जो सम है वो बराबर होता है A के, तो आपने बताना है कि इनका डिफरेंस जो है वो किसके बराबर होगा, यानी B एंड C का जो डिफरेंस है वो बराबर होगा किसके। ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं सोल्यूशन की तरफ और वहाँ पर आपको जो है सोल्यूशन में बताते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा। तो सोल्यूशन में आपने करना ही है कि सबसे पहले उसने कहा ना A इज़ इक्वल टू, आपने लिखना है A के बाद आपने लिखना है इज़ इक्वल टू
बी प्लस सी, जैसे लिखा हुआ है ना ए इज़ इक्वल टू द सम ऑफ बी एंड सी, ये जो बी एंड सी लिखा हुआ है ना एंड की जगह आ जाएगा प्लस, और एक ए और बी सी के दरम्यान में आ जाएगा इज इक्वल टू, ए इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, दैन द डिफरेंस ऑफ बी एंड सी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग सी फ्रॉम बोथ साइड। आपने करना ये है कि दोनों साइड पे आपने सी को माइनस कर देना है, ठीक है। पहले आपने लिखा ए, आप लोग मेरे साथ साथ लिख लें जो मैं बोल रहा हूँ, आप लिखें ए इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सी को दोनों साइड से माइनस करवा देना है, ठीक है। जब आप दोनों साइड से सी को माइनस करवाएंगे ना, तो जो राइट हैंड साइड पे जहाँ पे बी प्लस सी माइनस सी बन रहा होगा, वहाँ पर प्लस का सी और माइनस का सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब प्लस का सी और माइनस का सी आपस में कैंसिल होंगे तो आपके पास बचेगा बी इज़ इक्वल टू ए माइनस सी, जो कि आपका आंसर है बी इज़ इक्वल टू ए माइनस सी। जी क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने मौजूद है। देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 2 थे आप सबको पता ही होगा, आप सबने देखा होगा पिक्चर में कुछ सवाल ऐसे थे जो बिल्कुल ब्लर थे, समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने कोशिश करके बिल्कुल मैंने आपके लिए सही सवाल बनाए। बट क्वेश्चन नंबर 17 में मुझे फॉल्ट है नज़र आ रहा, 162 है ना, ये 16 के ऊपर जो है ना कोई पावर थी, 4 थी, 3 थी, आई डोंट नो, बट लेकिन मैंने फिर भी एक सवाल बनाया है। तो मैं इंशाल्लाह ये x की वैल्यू फाइंड करने वाला है, ठीक है। पावर के ऊपर जो अगर आपका आज अननोन नंबर आ जाता है, जैसे पावर के ऊपर आ जाता है x, जैसे 4 लिखा हुआ है, 4 के ऊपर पावर आ गई x, अब आपको x फाइंड करना है, तो मैं इस तरह के सवाल बना दूंगा क्योंकि इस तरह के सवाल भी आएंगे जैसे कि ये आया हुआ है। तो एक इसको देख लेते हैं, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके साथ बना दूंगा इंशाल्लाह। अगर मैं इसको इस इक्वेशन के साथ सोल्व करता हूँ तो इसका आंसर 2 बन रहा है, बट इसका आंसर 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर 3 भी हो सकता है, बट इट डज़ंट मैटर कि आंसर क्या होगा। हम लोगों को ये समझना है कि अगर इस तरह के सवाल आ जाते हैं तो उसको सोल्व कैसे करना है, ठीक है। ये सवाल ऐसा था कि पावर में वैल्यू फाइंड करनी थी, पावर में था x और उस x को फाइंड करना था। तो हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे, और इसमें आप परेशान ना हो, इस तरह के सवाल हम आपको करवाएंगे इंशाल्लाह। चैनल के साथ जुड़े रहें, देखिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, ताकि आप तक वीडियोस पहुंच सकें। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने मौजूद है, इसको हम यहीं पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मैनुअली जो है वीडियो की जो है टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है टाइम, इसलिए हम जो है वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और मेथड से, किसी और तरीके से आप तक वीडियो पहुँचाएँगे ताकि टाइम कम लगे और छोटी वीडियो बने। आफ्टर अ डिस्काउंट, ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्काउंट है। आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 25% द सेल प्राइस ऑफ अ सूटकेस इज़ ₹846। ये जो 846 है ये 25% का डिस्काउंट करने के बाद जो सूटकेस आपने बेचा है आफ्टर डिस्काउंट 25%, तो 25% पैसे निकाल के जो पैसे बने हैं वो बने हैं 846। तो 846 पे आपने बेचा है, सेल प्राइस किया। उसके बाद व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द सूटकेस, आपने ये बताना है कि सूटकेस की ओरिजिनल प्राइस क्या है। सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल को समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है। सवाल समझ में आता है तो समझिए आधा सवाल तो वहीं हो जाता है जब समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है। सोल्यूशन को आप इंग्लिश जो लिखी हुई है उसको पढ़ लीजिएगा, बाकी इग्नोर कर दीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। अब एक्सप्लेन किया हुआ मैंने उसमें। अब आप वी कैन सेट अप द इक्वेशन, आप यहाँ से देखें, वी कैन सेट अप द इक्वेशन x माइनस 0.25, ये जो 0.25 नज़र आ रहा है ना, आप लोग क्या करें, कॉपी पेंसिल लें, आप लोग 25% को निकाल के देखें। 25% कैसे निकालते हैं, 25 को डिवाइड कर दें आप 100 से। जब आप 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.25। ये जो 25 के साथ x है ना, तो आपने याद होगा इससे पहले हमने एक सवाल के देखो, इसी एग्ज़ाम में पहले टेस्ट में ही एक सवाल को 2 बार रिपीट कर दिया, बट सिनेरियो चेंज। तो आपने इसका सोल्यूशन देखना है यहाँ से, वी कैन सेट अप द इक्वेशन। वी कैन सेट अप द इक्वेशन के नीचे लिखा हुआ है x माइनस 0.25 x इज इक्वल टू 846। ये जो 0.25x है ना, ये 25% है किसका, ओरिजिनल कीमत का। ओरिजिनल कीमत क्या है हमें नहीं पता, जो चीज़ हमें नहीं पता होती है तो हम उसको x कंसीडर करते हैं ना। तो मैंने क्या करा, मैंने ओरिजिनल प्राइस का 25% निकाला। मैं कैसे निकालता, मेरे पास तो नंबर ही नहीं था, तो मैंने उसको x के साथ निकाल लिया, ठीक है। 25 को मैंने डिवाइड किया 100 के साथ, और उसके बाद मैंने x को साथ ही लिख दिया, तो मेरे पास आ गया 0.25x। आपने भी यही करना है, 25 को 100 से डिवाइड करवा देना और x से मल्टीप्लाई करवा देना। अच्छा, जो आपने ये परसेंटेज निकाली है वैल्यू, अब आपने इसको ओरिजिनल प्राइस में से माइनस करना है, तब जाके आपके पास 846 बचा होगा ना। तो आपने ओरिजिनल प्राइस लिख दी, वो नहीं पता, तो आपने x लिख दिया, ये x वहाँ से आया। x माइनस 0.25x इज इक्वल टू 846। सिंप्लीफाई द इक्वेशन। सिंप्लीफाई कैसे करना है, आपने x में से माइनस कर दें 0.25x को, x यानी कि 1 में से माइनस होगा 0.25, क्योंकि x है उसके साथ 1 है।
तो ये आपके पास बचेगा 0.75x इज इक्वल टू 846। बस अब करना क्या है, 0.75 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा और आपका आंसर आ जाएगा 1128। तो आपका राइट आंसर है 1128।